हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन की। इस दौरान विपक्ष की तरफ से नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। वहीं आप जानेंगे बजट की स्किल्स और युवाओं की इंटर्नशिप समेत कई बड़ी स्कीम्स के बारे में। और चलते चलते बात होगी जलवायु परिवर्तन के घातक परिणामों की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत इंडी ब्लॉक के सांसदों ने केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के साथ कथित भेदभाव को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष की तरफ से नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान किया गया है। देखिए रिपोर्ट। हेल्थ बजट में कटौती, विपक्ष के मुताबिक 2022 से 23 2.19%, 2023 से 24 1.97%, 2024 से 25 1.85%। मोदी 3.0 का पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किया। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दल इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कह रहे हैं कि इसी से विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन के दलों ने इसे जनता से धोखा और कुर्सी बचाने का बजट करार दिया है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह अन्याय है, हम इसका विरोध करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, यह बजट भारत सरकार के बजट जैसा नहीं लगता। इस बजट में संघीय ढांचे को तोड़ा गया है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्य बजट से गायब हैं। ये सरकारी बजट नहीं बल्कि सरकार बचाओ बजट है। यह सिर्फ सबको खुश करने के लिए है। बजट में इन सेक्टर में कटौती, सेक्टर 2023 से 2024। रक्षा 2023 में 9.60%, जबकि 2024 में 9.43%। कृषि 2023 में 3.20%, जबकि 2024 में 3.15%। स्वास्थ्य 2023 में 1.97%, 2024 में 1.85%। ट्रांसपोर्ट 2023 में 11.48%, 2024 में 11.28%। पेंशन 2023 में 5.20%, जबकि 2024 में 5.04%। एनर्जी 2023 में 2.10%, जबकि 2024 में 1.42%। वैज्ञानिक विभाग 0.71%, जबकि 2024 में 0.67%। फूड सब्सिडी 4.38%, जबकि 2024 में 4.25%। नॉर्थ ईस्ट 2023 में 0.13%, जबकि 2024 में 0.12%। सामाजिक कल्याण 1.22%, जबकि 2024 में 1.17%। फर्टिलाइजर सब्सिडी 3.88%, जबकि 2024 में 3.40%। अखिलेश यादव का तंज। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समर्थन मूल्य किसान को न देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं दिख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया है। इसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोकें तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। जो चुनाव में कहा जाता है और इनके जो मैनिफेस्टो में बात कर रखी जाती है और जब सदन में जो बात आती है बजट के माध्यम से
उसको जनता तक पहुंचाने में हर जगह आप कुछ न कुछ भेदभाव देखेंगे। और यूपी जैसा बड़ा स्टेट जिसने बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाई, उस प्रदेश के साथ भेदभाव, आप बिहार की बाढ़ रोकना चाहते हैं लेकिन यूपी की बाढ़ बिना रोके, नेपाल की बाढ़ रोके बिना आप कैसे बिहार की बाढ़ रोकेंगे? तो इसलिए भेदभाव हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ। पहले तो आपने 10 साल नौजवानों को नौकरी से बाहर किया, नौकरी छीनी, चाहे प्राइवेटाइजेशन के बहाने, चाहे अपनी गलत आर्थियों की नीति। अब आप इंटेंसिव क्या दे रहे हैं? आप अप्रेंटिस क्या होगा? और वो भी क्या देना चाहते हो तब जब कर्मचारी देश के महंगाई को देख करके 8वां वेतन आयोग मांग रहे हैं। और जब 8वां वेतन आयोग मांगा जा रहा है उस समय आप 5,000 से नौजवान का भविष्य बनाएंगे। ये भेदभाव जो दिखाई दे रहा है इसका विरोध करना है। और ये 11वां बजट है, नाउम्मीदों का बजट है। आपको जिस तरीके से इनकी पहली सरकार बनी तो बहुत खुशी थी, दूसरे में खुशियां कम हुई, तीसरे में तो कोई खुशी नहीं हुई, वैसे ही बजट दिखाई दे रहा है। नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार का ऐलान। बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने बजट के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया। डीएमके के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी साफ कर दिया कि उनके मुख्यमंत्री भी 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन के भी नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बहिष्कार के ऐलान पर एकजुटता का संशय। इस मुहिम के शुरू होने से पहले ही ममता बनर्जी ने अलग लाइन लेकर एक बार फिर इंडिया गठबंधन को झटका दिया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। वो नीति आयोग की बैठक से एक दिन पहले ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच जाएंगी। हालांकि टीएमसी नेता मंगलवार शाम कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल जरूर हुए, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। खड़गे के घर पर हुई बैठक में समाजवादी पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। इसमें भी गठबंधन को लेकर संशय के बादल मंडराते दिख रहे हैं। यहाँ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कई मोर्चों पर साथ दिखाई दिए हैं। इन दोनों की मुलाकात हाल ही में मुंबई में हुई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ममता बनर्जी के बुलावे पर बंगाल में शहीद रैली में भी शामिल हुए थे। दरअसल तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दो बड़े राजनीतिक दल हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने बूते अपने अपने राज्यों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यही दो दल इंडिया गठबंधन की बाह मरोड़ने की ताकत भी रखते हैं और ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में ऐसा कर भी चुकी हैं। अब बजट के खिलाफ नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार के इंडिया गठबंधन के प्लान को भी ये दल पलीता लगाते दिख रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक और सवाल उठने लगा है कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने लगी है या ये महज क्षेत्रीय दलों के निजी हितों के टकराव है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में नौकरी, स्किल्स और युवाओं की इंटर्नशिप समेत कई बड़ी स्कीम्स की घोषणाएं की। इसमें से इंटर्नशिप को लेकर की गई घोषणा में कहा गया है कि सरकार अगले 5 सालों में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन युवाओं को टॉप 100 कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए योजना शुरू करेगी। इंटर्नशिप के दौरान स्टूडेंट्स को हर माह 5,000 रुपए मिलेंगे। अब आप सभी के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसके लिए पात्रता क्या होगी, किन स्टूडेंट्स को मिलेगा इसका फायदा। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए इन सवालों के जवाब को जानते हैं। किन लोगों को मिलेगा मौका? इंटर्नशिप प्रोग्राम में उन छात्रों को मौका मिलेगा जिन्होंने फुल टाइम कोर्स किया हो, जिनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच हो। हर कंपनी के प्रोफाइल के हिसाब से इंटर्नशिप की योग्यता तय की जाएगी। उन छात्रों को मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने IIT, IIM, IISER से पढ़ाई की है। जिन छात्रों के पास CA या CMA जैसी डिग्री, उन्हें भी मौका नहीं। परिवार का सदस्य सरकारी कर्मचारी है या इनकम टैक्स के दायरे में आता है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप का मिलेगा मौका।
मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें 1 करोड़ छात्रों को 5,000 रुपए प्रति महीने दिए जाने के साथ इंटर्नशिप देने का वादा किया गया है। पीएम मोदी का युवाओं के लिए ये स्पेशल इंटर्नशिप पैकेज है। इसके तहत युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। साथ ही हर महीने 5,000 रुपए का इंटर्नशिप भत्ता भी दिया जाएगा। हर छात्र को 5,000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप स्टाइपेंड, एक बार की सहायता के रूप में 6,000 रुपए अलग से दिए जाएंगे। ये स्कीम 2 चरणों में चलाई जाएगी। पहला फेज 2 साल के लिए होगा, दूसरा फेज 3 साल के लिए होगा। छात्रों पर ट्रेनिंग का खर्चा कंपनी की ओर से किया जाएगा। इंटर्नशिप का 10% खर्चा कंपनी अपने CRS फंड में से देगी। क्या होता है CSR? CSR का मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कंपनियों को अपने बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सामाजिक और पर्यावरण संबंधी कार्यों में खर्च करना होता है। बड़ी कंपनियां अपने कुल लाभ का 2% CSR के लिए खर्च करती हैं। जो विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, वो कंपनियां भी ये फंड बनाती हैं। इंटर्नशिप पूरी होते ही मिलेंगे 6,000 रुपए। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो युवा अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेते हैं, उन्हें अलग से 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। सरकार की इस योजना के तहत 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचेगा। इन युवाओं को 12 महीने तक वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल, अलग अलग व्यवसायों और रोजगार के अवसरों का भी अनुभव होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर किन छात्रों को इसमें मौका मिलेगा, ऐसे सिलेक्शन होगा और किस तरह के किन लोगों को पैसे मिलेंगे। जिससे हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। एज अ यूथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम इंटर्नशिप्स ज्वाइन करेंगे। 500+ कंपनीज जो होंगी स्टूडेंट्स को या दूसरे युवाओं को इंटर्नशिप्स के लिए प्रोवाइड कराएंगी और ये लगभग कुछ 1 करोड़ युवा होंगे, वो रैंडम सिलेक्ट होंगे उनके बेसिक जनरल क्राइटेरिया पे। और इसके अलग में ये हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर लेके जाएगा, अर्बनाइजेशन की तरफ हम मूव करेंगे। सो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में बजट 6.8% बढ़ा है, जो हम विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हर्ष का विषय है। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट के प्लान को ध्यान में रखते हुए भी विद्यार्थियों के लिए 1.48 लाख करोड़ की योजना जो लाई गई है, इसके साथ ही स्टाइपेंड की बात या इंस्टीट्यूट के इनोवेशन की बात की जा रही है, या फिर प्रधानमंत्री योजना के तहत इंटर्नशिप दी जाने की बात हो, या फिर 500 इंटर्नशिप और उनकी आगे जॉब के बारे में जो बात कही गई इस बार बजट में, तो हम विद्यार्थियों को प्रभावित करती है कि हम अपने लिए एक रोजगार का अवसर इसमें दें। प्लान के लिए 1.48 लाख करोड़ का बजट। सरकार ने देश में रोजगार और कौशल विकास क्षेत्र को एक बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए इसका ऐलान किया है। सरकार की इस पहल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी और ये इंटर्नशिप 500 बड़ी कंपनियों में मिलेगी। इंटर्नशिप प्रोग्राम के जरिए छात्रों को करियर में शुरुआत के साथ सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकार की ओर से इस प्लान के लिए 1.48 लाख करोड़ का बजट दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में कौन सी कंपनियां शामिल होंगी, इसका फैसला कंपनियां ही करेंगी। पहले कंपनियां इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए पहल करेंगी और उसके बाद उन्हें लिस्ट में शामिल किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे जलवायु गर्म होती है, वर्षा के पैटर्न बदलने लगते हैं, वाष्पीकरण बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलते हैं और समुद्र का स्तर बढ़ता है। ये सभी कारक ताजे पानी की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। लगातार और गंभीर सूखे तथा पानी के बढ़ते तापमान के कारण पानी की गुणवत्ता में कमी आने की आशंका है। देखिए रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन के घातक परिणाम, हीट बढ़ने से उबल रही दुनिया।
84 साल में सबसे गर्म रहा जुलाई। वैश्विक तापमान के टूट रहे पिछले रिकॉर्ड। भीषण गर्मी, बाढ़, बेमौसम बरसात जैसी घटनाएं आम। 21 जुलाई दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे गर्म दिन। पहली बार वैश्विक औसत सतही वायु तापमान 17.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रह पहले ही लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म हो चुका है। आज लाखों लोग उच्च तापमान, बढ़ते समुद्र, भयंकर तूफान और अप्रत्याशित वर्षा के वास्तविक जीवन के परिणामों का सामना कर रहे हैं। तापमान वृद्धि को सीमित करने और हम सभी के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को तेजी से कम करना जरूरी है। साथ ही समुदायों को गंभीर प्रभावों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना भी जरूरी है, जो आगे और भी बदतर होते जाएंगे। फिर भी उत्सर्जन को रोकने और अनुकूलन के लिए सामूहिक प्रयास वर्तमान में जलवायु प्रभावों की गति और पैमाने से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से कुछ नुकसान और क्षति अपरिहार्य है। देश इन नुकसानों और क्षतियों से कैसे निपटते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता और उससे परे एक प्रमुख मुद्दा रहा है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन के भयानक परिणाम देखने शुरू हो गए हैं। दुनिया भर में भीषण गर्मी, बाढ़, बेमौसम बरसात जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। इस बीच वैश्विक स्तर पर तापमान के परिवर्तन पर नजर रखने वाली एजेंसी ने झुलसा देने वाली गर्मी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। पिछले हफ्ते अमेरिका समेत यूरोपीय देशों में लू और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 21 जुलाई सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे गर्म दिन बन गया है। इस दिन औसतन तापमान पिछले 84 वर्षों के तुलना में अधिक दर्ज किया गया। बता दें कि लंदन स्थित यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार पहली बार वैश्विक औसत सतही वायु तापमान 17.09 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिसने पिछले साल जुलाई के तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले साल 17.08 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और रूस के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा गया है। जीवाश्म ईंधन के कारण जलवायु परिवर्तन। दरअसल रूस के उन इलाकों में भी लोगों के पसीने निकल रहे थे जहां ठंड होती है। 1940 के बाद सबसे गर्म दिन 21 जुलाई का था, जो पिछले साल की 6 जुलाई के 17.08 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को पार कर गया। पिछले साल की बात करें तो 3 से लेकर 6 जुलाई तक रोजाना गर्मी के रिकॉर्ड टूटे थे। वैज्ञानिकों ने बताया था कि जीवाश्म ईंधन के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। पिछले 13 महीनों में तापमान और पिछले रिकॉर्ड के बीच का अंतर चौंका देने वाला है। जैसे जैसे जलवायु गर्म होती जा रही है, हम आने वाले महीनों और वर्षों में नए रिकॉर्ड देखेंगे। उत्तरी गोलार्ध पर गर्मी का प्रकोप अधिक। दुनिया बड़े पैमानों पर जलवायु परिवर्तन के संकट को टालने के लिए विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने की कगार पर खड़ी है। जुलाई इस सीमा के करीब पहुंचने का लगातार 13वां महीना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले साल जून के बाद हर महीना रिकॉर्ड पर सबसे गर्म महीना रहा है। कोपरनिकस के अनुसार जून 2023 से लेकर लगातार 13 महीने की बात करें तो पर्यावरण में तेजी से बदलाव देखने को मिले हैं। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का प्रकोप अधिक देखने को मिला है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि पिछले साल के बाद टूटा ये रिकॉर्ड अंतिम नहीं हो सकता। अभी जुलाई के कई दिन बाकी हैं, ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है। अप्रैल में जलवायु परिवर्तन और मौसम की प्राकृतिक घटना अल निनो के कारण गर्मी का कम ही प्रकोप देखने को मिला था, लेकिन अब उसका असर जुलाई के महीने में देखने को मिल रहा है, जिसने इस साल के तापमान को और बढ़ा दिया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।